सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनेशन आइस। आज हम लोग करंट अफेयर्स में फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आसपास 19 जून के क्या क्या न्यूज़ कवर हुए हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या होगा कि डेली अब हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आसपास के डेट में कवर हुए होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज में क्या और था कि कुछ रीसेंट न्यूज़ जो है छूट जा रहे थे। ठीक है, तो तुमको अब जो ये सीरीज आ रहा है डेली @8 AM, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाल फिलहाल के दिनों में उसको देख लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाग अस्त्र। ठीक है, तो नाग अस्त्र क्या है, तो पढ़ते हैं। इंडियन आर्मी जस्ट गॉट इट्स फर्स्ट बैच ऑफ नाग अस्त्र। तो इंडियन आर्मी को अभी हाल ही में फर्स्ट बैच ऑफ नाग अस्त्र मिला है। विच इज अ क्या है नाग अस्त्र? एन एडवांस टाइप ऑफ सुसाइड ड्रोन। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको सुसाइड ड्रोन्स क्या होता है। देखो, हम लोग पहले सुनते थे सुसाइड बॉम्बर्स, है ना। तो सुसाइड सुसाइड बॉम्बर्स को क्या होते थे, जो लोग जैसे आतंकवादी टाइप से लोग क्या करते थे, अपने में ही शरीर में बॉम्ब को बांध लेते थे और कहीं भी जहाँ पे विस्फोट करना हो या कहीं भी हमला करना हो वहाँ पे खुद को भी ख़त्म कर लेते थे और बॉम्ब को विस्फोट करके आसपास के लोगों को भी ख़त्म करके या नुकसान पहुँचाते थे। तो उसी तरह के ड्रोन है। तो ये ड्रोन क्या होंगे, ये ड्रोन ना वारहेड्स को कैरी करेंगे। ठीक है, वारहेड्स या फिर हो सकता है कि तुम्हारे एक्सप्लोजिव्स को, ठीक है, या बारूद बोल लो हिंदी में। ठीक है, जिससे क्या होगा, विस्फोट होगा। ठीक है, तो ये ड्रोन क्या होगा, कहीं भी अटैक होगा तो ये ड्रोन तो खुद भी खत्म हो जाएंगे और आसपास के एरिया को भी खत्म करेंगे। ठीक है, विस्फोट करके। गॉट इट। अब आगे बात करते हैं। तो ये एक तरह के सुसाइड ड्रोन्स हैं नाग अस्त्र। दैट कैन बी कैरीड बाय अ पर्सन। ठीक है, एंड कैरी आउट प्रिसाइज हिट। बोलने का मतलब कि कोई भी ह्यूमन से इसको उठा के कैरी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या है कि रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, ये चीज़ है। और प्रिसाइज हिट्स मतलब कि एकदम एक्यूरेट टारगेट्स पे इसको हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। सोल्जर्स आर लेस लाइकली टू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ दीज ड्रोन्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर फिजिकली किसी पर्टिकुलर सैनिक को, सोल्जर को उस पर्टिकुलर दुश्मन के एरिया में लड़ने नहीं जाना पड़ रहा, तो उससे क्या होगा कि उनकी जान तो बचेगी ही। ठीक है, और ड्रोन्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, दुश्मन के कैंप को उड़ा सकते हैं या दुश्मन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड एक्यूरेटली टारगेट एनिमी कैंप्स। तो वही बात यहाँ पे हो रहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे दुश्मन के कैंप्स को एक्यूरेटली टारगेट करके ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे किसके हैं, आपके नाग अस्त्र सुसाइडल ड्रोन्स। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया रैंक्स 129 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो इंडिया का रैंक कितना है, 129। एक मार्क्स तो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि इंडिया का रैंक आपसे पूछा जाता है जनरली सब इंडेक्स में, तो इंडिया का रैंक 129 है, ये यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दे दिया। आगे अगर बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विच हैज़ बीन रनिंग सिंस 2006। तो ये कब से स्टार्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कब से निकल रहा है, 2006 से। ओके, दूसरा पॉइंट आप यहाँ से ध्यान देना। इट इज़ द की एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल अटेम्प्ट ट्रैक जेंडर इक्वालिटी। इससे क्या पता चलेगा जनरली हम लोग को, जेंडर इक्वालिटी का क्या स्टेज है अभी ऑल ओवर किसी पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, दिस इंडेक्स इज अपडेटेड एवरी ईयर। तो हर साल निकलता है, ये चीज़ को ध्यान रखना कि हर साल जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप निकाला जाता है। और एज फार एज 146 कंट्रीज़ के आसपास अभी तक इनका जो भी टेस्टिंग किया गया है या इस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालने में, ऑल ओवर 146 कंट्रीज़ को में हम लोग जा करके ये इंडेक्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कम इन अचीविंग फीमेल इक्वालिटी। इट लुक्स एट 4 इंपॉर्टेंट एरियाज और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट एरियाज को कंसिडर करके ये पर्टिकुलर इंडेक्स यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स को निकाला जाता है। देखो, अब ना आपको सिर्फ इतना जान लेना कि भाई इंडेक्स क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है या फिर कौन सी कंट्री टॉप की, इतना सफिशिएंट नहीं है। अब आपको इनके साथ उस पर्टिकुलर इंडेक्स का क्या पैरामीटर्स पे वो काम करता है, क्या पैरामीटर्स को लेकर के वो जज करता है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अब बीपीएससी क्या हो गया है ना कि सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं रह गया, वो अब कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालने में, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। भाई हम लोग देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज, पैरामीटर्स बोल लो या एरियाज बोल लो, एक ही बात है। कौन कौन से एरियाज हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अगर इसके बारे में बात करें तो बोलने का मतलब कि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका कितना योगदान है, आप कितना उसमें अपना इकोनॉमिक रिसोर्सेज जनरेट कर पा रहे हैं। समझ रहे हो ना।
उसके बाद फिर क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट। ये तो सिंपल है कि ओवरऑल आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है वो यहाँ से पता चलता है, ठीक है। आगे बात करें हेल्थ एंड सर्वाइवल, तो हेल्थ एंड सर्वाइवल का देखो बहुत अ, मतलब डायरेक्ट एग्जाम्पल है आपका जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी से, ठीक है। देखो अगर हम बात करें तो कुछ आपको जेंडर स्पेसिफिक बीमारियां भी होती है, डिजीज भी होती है। फॉर एग्जांपल एनीमिया को देख लो, ठीक है, एक तरह का ब्लड का डिजीज है, ठीक है, या फिर बोल लो कि ब्लड में आयरन की कमी का डिजीज है, ठीक है। तो ये जनरली किस में, विमेन लोग में ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में ये बीमारी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एफर्ट कम है उस बीमारी को दूर करने के लिए महिलाओं में। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जेंडर इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी। और जहाँ पे ये बीमारियाँ कम हैं जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उसमें क्या पता चल रहा है हम लोग को, जेंडर इक्वालिटी टाइप से। तो ये भी एक डायमेंशन है आपका जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर गैप रिपोर्ट को निकालने में, ओके। आगे अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे भी। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से क्या होता है, हमको पता चलता है कि पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, वुमेन का कितना रोल है, ठीक है। जैसे राज्यसभा हो गया या लोकसभा हो गया या स्टेट असेंबलीज हो गया, तो यहाँ पे कितनी वीमेन का पार्टिसिपेशन है ताकि वो पर्टिकुलर मुद्दों को उठा पाए। अब ये लोकल लेवल पे भी हो सकता है ना, गांव में पंचायत लेवल पे हो सकता है, ठीक है, मुखिया के लेवल पे हो सकता है। तो इन सब से क्या होता है कि लोकल में जो महिलाएं हैं इनके मुद्दों को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे उनसे रिलेटेड कुछ डिसीजन, कुछ नीतियाँ बनाई जाए, कुछ स्कीम्स बनाई जाए, ठीक है। आप देख लो आशा वर्कर्स कितना मतलब इनका रोल अच्छा रहा कोई भी काम को खास करके गांव के रूरल एरियाज को काम को इम्प्लीमेंट करने में, है ना। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से आपका क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, ओके। अगर हम बात कर लें कि ऑल ओवर इस इंडेक्स में, जेंडर गैप रिपोर्ट में, जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, दैट इज आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड इस रैंक को टॉप किया, ये ध्यान रखना। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में आइसलैंड टॉप किया है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है। इंडिया का रैंक 129 और ऑल ओवर आइसलैंड टॉप किया है, ओके। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो आप कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आई थिंक ये काफ़ी सिंपल होगा इसका आंसर देना आप लोगों को। हाँ वेरी गुड, क्या है इसका आंसर, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, ओके। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे। देखो चंद्रबाबू नायडू कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और तेलुगु देशम पार्टी के बारे में आप लोग अभी बहुत ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट को सरकार बनाने में तेलुगु देशम पार्टी का बहुत बड़ा योगदान भी है। आप लोग देखे होंगे इस चीज़ को न्यूज़ में, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तेलुगु देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू was elected as the new chief minister of आंध्र प्रदेश, ठीक है, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट याद रखना है, हो सकता है कि आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। वाइल जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण, बहुत ज़्यादा समझ लो फायर ब्रांड लीडर टाइप से हैं ये, ठीक है, बहुत एक्टिव है, इनका प्रेजेंस आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे इस बार, ठीक है। तो फायर ब्रांड लीडर पवन कल्याण वॉज मेड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ओके, इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। Just before taking oath as Chief Minister, Chandrababu Naidu confirmed that new government will make Amravati the capital of आंध्र प्रदेश। तो अब ये भी पॉइंट याद रख लो कि आंध्र प्रदेश का अपकमिंग कैपिटल या फिर आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन होने वाला, अमरावती, ठीक है। ऐसे भी ये न्यूज़ में चल रहा था ये बात। तो अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। अगर हिंदी में रिपीट करो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए अनामिका विराज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अनामिका विराज पहली महिला नेवी के लिए हेलीकॉप्टर पायलट बने। थोड़ा हम लोग यहाँ कवर कर लेते हैं इस चीज़ को। सब लेफ्टिनेंट अनामिका विराजी became the first woman helicopter pilot of Indian Navy। इस चीज़ को ध्यान रखना, अनामिका विराज has become the first
इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी आफ्टर रिसीविंग द coveted गोल्डन विंग्स एट पासिंग आउट परेड। तो पासिंग आउट परेड जो कि कहाँ हुआ था, नेवल एयर स्टेशन अराकोनाम इन तमिलनाडु, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रेस किया गया, यहाँ पे पोजिशन दिया गया कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव इज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई हेलीकॉप्टर ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। ध्यान रखना, नाम याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बताइए आप लोग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया अभी इसको नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर है वह है उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो उपेंद्र द्विवेदी जी को अभी न्यू आर्मी चीफ घोषित किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, ठीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी विल रिप्लेस जनरल मनोज पांडे। ओके, आपको पता होगा अभी फिलहाल मनोज पांडे जी, जनरल मनोज पांडे जी आर्मी चीफ है, लेकिन उसके बाद कौन आने वाला है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनने वाले हैं, ठीक है। ही विल टेक चार्ज ऑन जून 30। तो ये ध्यान रखना, जून 30 को हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी आपके आर्मी चीफ बन जाएंगे, ठीक है। जनरल मनोज पांडे वाज गिवन 1 मंथ एक्सटेंशन, 1 महीना उनका टेनवर को एक्सटेंड कर दिया गया था। अब थोड़ा टेनवर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ का टेनवर किस तरह से होता है। देखो 2 पॉइंट है यहाँ पे, ओके, ध्यान रखना। बात करते हैं, द टेनवर ऑफ आर्मी चीफ एंड्स आफ्टर सर्विंग फॉर 3 ईयर्स। या तो 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहे हों तो तब तक उनका वैलिड रहता है उनका कार्यकाल, उसके बाद या फिर और ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो 3 साल के लिए वो आर्मी चीफ रहे या फिर 62 साल 62 ईयर्स वो अचीव कर ले, उनके बाद उनको रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट्स का आप लोग। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना आपको, रिसेंटली राजीव तारानाथ पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो राजीव तारानाथ जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गई है, वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। तो देखो इसका जो सही आंसर है डेट इज सरोद, ए सरोद, ठीक है। ध्यान रखना, पढ़ लेते इसके बारे। रिसेंटली इंटरनेशनली रिनाउंड सरोद प्लेयर राजीव तारानाथ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये पॉइंट, ही इज रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इन 2019। तो 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, याद रखना, राजीव तारानाथ was a renowned sarod player has recently been passed away, ठीक है। Okay, next question. Which of the following countries has recently been blacklisted by United Nations for harming child? अभी हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैकलिस्ट कर दिया या काली सूची में डाल दिया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस को हार्म पहुंचाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को बताना आप लोग को, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने कौन सा देश है जिसे हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हाँ, आई थिंक आप लोग इस आंसर को गेस कर सकते हैं। इसका सही आंसर इजराइल है, ठीक है। तो इजराइल को अभी हाल ही में ब्लैकलिस्ट किया गया क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत, ठीक है। तो याद रखना, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है, उसमें इजराइल ने हमास के ऊपर, हमास एक्चुअली आतंकवादी संगठन है आपका फिलिस्तीन का, ठीक है, जिसके साथ इजराइल का लड़ाई चल रहा है। और हमास कहाँ पे, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप पे है, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमास जो आतंकवादी संगठन है वो सिविलियंस के अंदर के साथ छुप के रहता है। अब उसको अटैक करने के लिए इजराइल को क्या, जब भी इजराइल अटैक करता है तो सिविलियंस लोग का भी जान जाता है, तो उसमें कुछ बच्चों का भी बहुत जान जा रहा है। ये कहीं ना कहीं वार एथिक्स के खिलाफ है और इससे बहुत घर परिवार भी बहुत मतलब घर परिवार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत बच्चों की जानें भी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को अभी ब्लैकलिस्ट कर दिया, ओके, अगेंस्ट हार्मिंग चिल्ड्रन, मतलब कि चिल्ड्रंस लोग को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंच रहा है। बाकी आप लोग ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड भी याद रखिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में कहीं ये भी आ सकता है। इजराइल अटैक्ड ऑन हमास द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिलिस्तीन अंडर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। आगे बात करते हैं, तो बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम
द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन द लोकसभा। अभी हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट आए और उसमें यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन सी है जो अभी लोकसभा इलेक्शन जीती है। ओके, इस पॉइंट को याद रखिएगा। द सही आंसर इज प्रियंका जारकिहोली। ठीक है, तो प्रियंका जारकिहोली बारे थोड़ा लोग जान लेते हैं। प्रियंका जारकिहोली, प्रियंका जारकिहोली won on कांग्रेस सीट फ्रॉम चिक्कोडी डिस्ट्रिक्ट, चिक्कोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल सकते हो, चिक्कोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो प्रियंका जारकिहोली हैज वॉन कांग्रेस सीट फ्रॉम चिक्कोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ऑफ कर्नाटका। ठीक है, प्रियंका ब्रोक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को इन्होंने तोड़ा है, जिसमें से क्या है, शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल टू मेक इनटू पार्लियामेंट। तो वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल हैं जो कि पार्लियामेंट में पहुंची हैं लोकसभा इलेक्शंस के थ्रू। 27 ईयर्स इनका लगभग एज है, 27 ईयर्स एंड 1 मंथ। तो काफ़ी यंग एज में आपको देखने को मिल रहा है कि आजकल जो यूथ है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मतलब बड़े एक तरह से पार्लियामेंट में पहुंच भी रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। प्रेम सिंह तमांग अभी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। आई थिंक ये आप लोगों ने न्यूज़ पे कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इसका जो सही आंसर है डेट इज सिक्किम। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताना आपको, हु हैज़ बीन अवार्डेड द भारत गौरव अवार्ड रिसेंटली। भारत गौरव अवार्ड अभी हाल ही में किन्हें दिया गया। तो देखो, इसका जो सही उत्तर है वो है राज राजेश्वर गुरुजी। ठीक है, राज राजेश्वर गुरुजी को अभी हाल ही में भारत गौरव अवार्ड या भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया। ये एक्चुअली क्या है कि हिंदू कल्चर को प्रमोट करने के लिए, सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनके आपके कैंपेन्स हैं, बहुत सारे इनके एफर्ट हैं इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे भी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। राज राजेश्वर गुरुजी को भी भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे अगर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जनरली मतलब लगभग हर साल होता है ऐसा, मतलब ये करंट नहीं है लेकिन करंट से रिलेटेड हमेशा ये न्यूज़ में आ जाता है, इसलिए आपके लिए यहाँ पे लाया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, और बहुत सारे पीसेस में इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, असम। ओके, अंबुबाची मेला जो कि असम में तुम्हारा कामाख्या टेम्पल है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, अंबुबाची मेला असम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया पहली बार अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीता है। तो आपको ये आंसर या तो पता होना चाहिए या फिर अगर पता नहीं तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर से देख लीजिए। ठीक है, कोई नहीं, देखो जो सही आंसर दैट इज पूजा तोमर। ठीक है, तो पूजा तोमर इस बार अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीती हैं और इससे क्या हुआ, इंडिया पहली बार अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीत पाया है। और आपको बता दूं, एक तरह का मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। आप लोग देखे होंगे ना टीवी में रिंग्स के अंदर वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट का जो फाइटिंग वाला होता है उसमें मतलब थोड़ा ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा तो होता है उसमें। तो इंडिया एक्चुअली इस तरह के स्टेज पे पहली बार इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीत चुका है। किसके थ्रू, पूजा तोमर के थ्रू। ओके, शी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, याद रखना इस चीज़ को। ओके ओके, अभी मूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स जो अभी आसपास के हाल फिलहाल के अपडेट्स थे वो आज डील किया गया। तो इसी तरह पर डे जो भी हाल फिलहाल के अपडेट्स रहेंगे, कुछ रिसेंट भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े पुराने भी हो सकते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम लोग उस तरह से क्वेश्चंस को प्रेजेंट करके आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, डेस्टिनेशन आइस के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 70th बीपीएससी के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं इसी तरह के क्रिप्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।